नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार। दिस इज मयूर ध्वज तिवारी वेलकम्स यू ऑल ऑन लिटरेचर पे चर्चा। सो टुडे इस क्लास इज अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। आज हम बात करने वाले हैं रेस्टोरेशन एज के ऊपर। ठीक है जी, ये एक ऐसी एज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना इंग्लैंड को हम समझ ही नहीं सकते और जान भी नहीं सकते, और चीजें जो हैं वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एज में जो जो चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं इट डिसाइड्स इंग्लैंड्स फेट। ठीक है, तो 1660 के अंदर हम बात करते हैं, 1660 से लेकर हम 1700 की बात करेंगे। तो थोड़ा सा पुरानी पिक्चरों में फ्लैशबैक चलता था, वैसा फ्लैशबैक के अंदर बात करते हैं। ठीक है जी, ये हमारा फ्लैशबैक क्या फ्लैशबैक है। आप 1660 से पहले की सिचुएशन देखो। चार्ल्स फर्स्ट का रूल 1625 से लेकर 49 तक, 49 में एग्जीक्यूट कर दिया गया था, ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद ओलिवर क्रोमवेल, ये मान के चलो आप। उसके बाद इनका रूल रहा 53 से लेकर 58 तक। उसके बाद इनके बेटे का रूल आता है, सन आता है। लेकिन होता क्या है, इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस ने मोनार्की को रिमूव तो कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म मतलब ये किंग को लगा कि मैं ही भगवान हूं, सर मैं जो करूंगा वही करूंगा, जिंदगी उसी हिसाब से चलेगी। पार्लियामेंटेरियन ने उससे संघर्ष किया, उसकी वजह से यहाँ पे ओलिवर क्रोमवेल का रूल आया। एंड एवरीबॉडी एट द फर्स्ट टाइम दे वो हैप्पी कि मिलिट्री रूल आया है, सर शासक है हमारे, लॉर्ड प्रोटेक्टर हैं, वो हमारी जिंदगी को संभाल लेंगे। ये सब चीजें वहां पे चल रही है। बट द रियल थिंग, गेम कहां पे चेंज होता है कि ओलिवर क्रोमवेल को जब पावर मिलती है तो भाई साहब वो हो जाता है बावड़ा कि यार मेरे को पावर मिल गई, अपन तो अब कुछ भी करेंगे प्रभु। उसने भी प्रभु कुछ भी करना स्टार्ट कर दिया, और वो उसकी वजह से इंग्लैंड की जनता बहुत ही ज्यादा त्रस्त हो गई। ठीक है, यहां तक आपको एक बात समझ आई। उसके बाद उसका बेटा या उसके बेटे से ये मिलिट्री रूल संभला नहीं। उसने कहा प्रभु पार्लियामेंटेरियंस, मेरे से ये सब काम सेट नहीं हो रहे, और अब मोनार्की की वापस इंग्लैंड को जरूरत है। तो यहाँ पे जब इंग्लैंड के लोगों के लगा कि देख monarchy was far much better than the military rule, then they decided that we should bring someone who has a royal blood and उसको हम यहाँ पे थ्रोन पे लेके आते हैं। आई होप आपको ये जो फ्लैशबैक है वो समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे 1660 के अंदर। 1660 में क्या होता है उसको समझने के लिए हमें चार्ल्स फर्स्ट जी के बारे में थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि उनके सुपुत्र सुपुत्री कोई थे कि नहीं थे, वो जानना पड़ेगा जी। तो हमारे चार्ल्स फर्स्ट जी हैं, वैसे तो बड़े ही खतरनाक व्यक्ति थे, लेकिन इनके दो सुपुत्र थे, दो बेटे थे। एक थे चार्ल्स सेकंड जी और एक थे जी हमारे जेम्स सेकंड जी। ये बातें होती हैं। अब ये दो बंदे होते हैं, दोनों भाई हैं आपस में, ये बड़ा ये छोटा। अब चार्ल्स फर्स्ट के जाने के बाद चार्ल्स सेकंड को बुलाया जाता है, कहता है प्रभु आप आओ, हमारा इंग्लैंड है, आप संभालो। 1660 के अंदर ये बंदा आता है और 1685 तक रूल करता है। And he has a very different kind of rule. What kind of rule he has? He has managed to calm down that chaos which were going on. ठीक है, वो जो chaos था, लड़ाइयां चल रही थी, प्रोटेस्टेंट एक दूसरे को बाटे मार रहे थे, लड़ाइयां चल रही थी प्रभु, वो सब काम जो है उसने वहां पे थोड़े मैनेज किए। उसके साथ सबसे बड़ी बात क्या, he has a great knowledge, और उस नॉलेज की वजह से यहाँ पे लिटरेचर को भी बड़ा फायदा होता है। ठीक है, और पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये बना के रखता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात और भी होती है, क्योंकि जो हमारा आप जानते हैं कॉलोनीज बढ़ रही हैं इंग्लैंड के अंदर, पिछले बार बात की, कॉलोनीज बढ़ रही हैं, बिजनेस बढ़ रहा है, तो ये जो लोग हैं ये थोड़े पावरफुल होते ही जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे हल्की बहुत डेमोक्रेसी की सुगबुगाहट होती है। डेमोक्रेसी अभी छोटी बच्ची है यहाँ पे, है ना, और उसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, विग्स एंड टोरीज वगैरह आते हैं इसी टाइम पे। तो कुल मिला के इसका जो रूल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इस एज के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि वैसे थिएटर खुल जाते हैं, क्योंकि लिटरेचर का बंदा है, समझदार आदमी है, फ्रेंच लिटरेचर बड़ा पढ़ा है, ग्रीक वगैरह सब कुछ जानता है। तो इसने कहा यार थिएटर वीटर क्या बंद कर रखा है, चालू करो, दुनिया को देखे सीखे, कुछ थोड़ा अलग मामला बने। तो ये सब चीजें यहाँ पे
होती हैं। और ये चार्ल्स फर्स्ट का रूल होता है और 1685 को ये अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, इनका देहांत हो जाता है जी। और देहांत होने के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि इनकी जो पत्नी होती है उनसे इनको कोई बेटा होता नहीं। इलेजिटिमेट सन इनके बहुत सारे होते हैं, 10-12 बच्चे होते हैं, पर वो कोई लेजिटिमेट सन बिल्कुल नहीं होता। फिर क्या होता है, फिर जनता जाती है जेम्स सेकंड के पास। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर है, लेकिन उससे पहले एक डिस्कशन करना पड़ेगा कि जब यहाँ पे प्रोटेस्टेंट हैं सारे के सारे, एक बात बता दूं आपको जेम्स सेकंड के अंदर जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये बंदा सर पूरा का पूरा कैथोलिक है। कैथोलिक तो ये भी था, पर इसने संभाल लिया कि नहीं मेरे को कोई लफड़े नहीं चाहिए, मेरे पापा की तरह मेरी हालत कोई गर्दन वर्दन काट देंगे, मैं कहाँ मुंह को दिखाने जाऊंगा, इसने तो संभाल लिया। ये पूरा का पूरा कैथोलिक था, ये तो तगड़ा ही कट्टर कैथोलिक था कि प्रभु मैं तो जो हमारे पोप बिशप्स बोलते हैं वही मानता हूँ, मेरी जिंदगी में तो कैथोलिसिज्म से बड़ा कुछ है ही नहीं। तो प्रोटेस्टेंट्स के दिमाग में ये चीज थी that if we are making a mistake by making him the king of England, it will cost a lot of things to us। बट होता क्या है, यहाँ पे कुछ सिचुएशंस उनको उनके फेवर में लगती हैं। कौन कौन सी लगती हैं? पहली चीज तो इस भाई की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, ठीक है, he was very ill at that time, ठीक है, just like जिन्ना। ओके, तो ये बीमार रहता था, लोग कहते थे अरे कोई नहीं है तो टपक जाएगा 2-3 साल में, क्या है इसकी जिंदगी, अपन फिर प्रोटेस्टेंट रूल इस्टेब्लिश कर लेंगे बिड़ू। तो ये बात थी। तो यहाँ पे क्या होता है, उससे पहले इसकी भी थोड़ी वंशावली चेक करते हैं। वंशावली मतलब इसके बेटे बेटे कितने क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इनकी एक बेटी होती है मैरी, एक होती है एन, और उसके साथ साथ एक इनके बेटा होता है, वो तो अलग एक केओस मचाता है दुनिया में आते ही, वो अपन अलग बात करेंगे। तो 1688 तक, 1685 से 1688 तक ये रूल करते हैं और इनको यहाँ पे बुलाया जाता है कि आप आओ रूल करो। लेकिन दिक्कत क्या होती है, दिक्कत यहाँ से शुरुआत होती है। जेम्स सेकंड आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये कैथोलिक है पूरा, तो ये एकदम अपने पापा के दिमाग का है प्रभु कि मैं जो हूँ मैं किंग हूँ, मेरे पास डिवाइन राइट है सर, पार्लियामेंट अपन नहीं मानते बिडू। तो वो बात है, वो कहता पार्लियामेंट मैं नहीं मानता, मुझे बिशप चाहिए, मुझे कैथोलिक चर्च चाहिए, मैं पार्लियामेंट को कर रहा हूँ डिसोल्व। इसने तो पार्लियामेंट को डिसोल्व कर दिया। डिसोल्व का मतलब समझते हो ना, पार्लियामेंट को भंग कर दिया, ठीक है, पार्लियामेंट को भंग कर दिया। अब दुनिया इधर ठीक है कि चलो तो कोई बात नहीं, अपने इसको रूल बना देंगे, ये तो जाने वाला है। लेकिन होता क्या है, सडनली क्या होता है, ये दूसरी शादी करता है और 1688 के अंदर सर ये 2 बेटियों के साथ इसको एक बेटा हो जाता है, जेम्स एडवर्ड, और इनकी जिंदगी खराब हो जाती है। इनको लगता है कि भाई ये जाएगा तो इनमें से किसी को क्वीन बनाएंगे, किंग बनाएंगे, इनके पतियों को लेके आएंगे, इनके दिमाग में तो ये सेटिंग होती है। लेकिन सडनली क्या होता है, धरती पे अवतरित होते हैं हमारे जेम्स एडवर्ड साहब, और जेम्स एडवर्ड साहब भाई पैदा हुए और इतना बड़ा कांड कर दिया सर, है ना, केओस मच गया। प्रोटेस्टेंट कहते हैं यार तो चलेगा नहीं, कैसे भी करेगा नहीं, मामला सेट नहीं बनेगा। फिर क्या होता है, फिर ये लगाते हैं दिमाग, तिकड़म देखो, तिकड़म बास तो देखो, प्रोटेस्टेंट पार्लियामेंट वाले नेता लोग तिकड़म बास तो होते ही हैं। ये जाते हैं मेरी के पास, मेरी को कहते हैं मेरी मेरी आप हमारी बेटी हो, और आपके जो हमारे पति हैं आपके विलियम थर्ड जी, वो हमारे दामाद हैं, हम चाहते हैं कि हमारे इंग्लैंड के अंदर एक प्रोटेस्टेंट रूल रहे, ठीक है। तो ये मेरी और एन दोनों प्रोटेस्टेंट्स होती है। ये इसको कहता है कि मैं तो भाई बनाऊंगा कैथोलिक, क्योंकि मैं तो हूँ ही कैथोलिक, मैं तो कैथोलिक ही चलना है सारा काम। तो फिर ये मैं विलियम थर्ड के पास जाते हैं। विलियम थर्ड कहता है ठीक है जी, आई एम रेडी, अपने को टेंशन ही नहीं है कोई। तो फिर ये जाता है, ये कहता है बात चलती है इनकी, फिर कहते हैं कि कोई नहीं, आप ऐसा करो, आप बढ़िया ऐसा ये आक्रमण करो इंग्लैंड के ऊपर, इसको हराते हैं अपन, इसको फिर अपन रूल दे देंगे आपको। और जेम्स सेकंड को ये बात पता चलती है, वो कहता है कि भाई साहब मेरे पास तो इतनी पावर है नहीं, तो ये यहाँ से पहले ही भाग जाता है। मतलब 1688 के अंदर रिवोल्यूशन तो होता है, ठीक है, पर कोई ब्लड नहीं बहता, देयर इज नो ब्लड, ठीक है, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया मामला चल रहा है, दिक्कत कोई है नहीं। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं कि भाई पहले ही भाग गया वो तो, ठीक है, और इनको किंग बना दिया और यहाँ पे कोई ब्लड बहा नहीं, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, ब्लडलेस रिवोल्यूशन। तो कुल मिला के ये जो सिचुएशंस होती हैं वहां पे इस प्रकार की पूरा का पूरा केओस चलता है। फिर उसके बाद इनका रूल आता है, विलियम थर्ड और
मैरी का, फिर ये चलता रहता है 1700 तक, फिर थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होती रहती हैं, और वो क्या होती है क्या नहीं होती वो आपसे हम अगली बार डिस्कस करेंगे। बट ये पूरा का पूरा मेन एक सेक्शन होता है, एक चीज होती है जो इस पूरे के पूरे एज को हमें याद रखनी है, खास करके ये 1688 वाला, ठीक है। उसके बाद क्या चीजें होती है वो हमें समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो चीजें होती है वो थोड़ी अलग प्रकार की हैं। अब 1689 के अंदर क्या होता है, जब यहाँ पे विलियम थर्ड आ चुका है, सारी चीजें होती है, 1689 में पार्लियामेंट कहती है कि यार ये जो ऐसे अगर लोग आ गए, ऐसा अगर एक और रूलर आ गया तो हमारी तो जिंदगी खराब हो जाएगी, है नहीं। अगर ऐसा एक और रूलर आ गया है तो हमारी, तो अपन वही बात कर रहे थे कि भाई इनको लगा कि यार ऐसा बंदा वापस आ गया तो जेम्स सेकंड जैसा, फिर क्या करेंगे अपन। तो फिर उन्होंने एक पैक्ट खेला, एक बहुत ही तगड़ा तिकड़म, ऐसा तिकड़म तो अपन सोच ही नहीं सकते प्रभु। वो बात है 1689 के अंदर उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट ने विलियम थर्ड को बुलाया कि आप आओ, आओ कभी नाश्ते पे, आओ हवेली पे। फिर आते हैं, फिर इनके सामने रखते हैं बिल ऑफ राइट्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस बिकॉज दिस हैज चेंज्ड द फेथ ऑफ इंग्लैंड। ये ध्यान रखना है सर आप। फिर विलियम थर्ड को बुलाता है, बिल ऑफ राइट्स की बात करता है। क्या राइट्स की बात करते हैं कि पहली बात तो पार्लियामेंट सर परमानेंट होगी, 2 हाउस होंगे, ये सब चीजें चलेगी, पार्लियामेंट होगी सर परमानेंट, पहली बात। इसके अलावा कोई नहीं सुनना मुझे, पार्लियामेंट तो परमानेंट होगी, मोनार्की हो चाहे नहीं हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है, पहली चीज। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने क्या की, सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई कोई कैथोलिक रूलर तो इंग्लैंड का किंग बनेगा नहीं, ठीक है, कैथोलिक रूलर तो कोई किंग बनेगा नहीं। तीसरी इन्होंने बात कर दी कि सर फ्री इलेक्शंस होंगे और जो बंदा चुन के आएगा वो सारी बातें होंगी यहाँ पे। तो अगर आप ढंग से नोटिस करोगे तो अब यहाँ पे क्या चीज है, उसके साथ इन्होंने ये बोला कि मोनार्की के ऊपर ये अधिकार नहीं होगा कि आप कहीं भी टैक्स लगा दो, कुछ भी कर दो, ये सब नहीं चलेगा सर, हमसे डिस्कस करना पड़ेगा, हमसे डिस्कस करके ही आप कोई भी चीज करोगे। तो दैट मीन्स क्या हो गई, इस बिल ऑफ राइट्स ने जितने भी एग्जीक्यूटिव राइट्स होते हैं, जितनी भी पावरफुल चीजें होती हैं, वो किसको दे दी, पार्लियामेंट्स को, और मोनार्क को बना दिया, बस ऐसे, ठीक है भाई, ठीक है तेरा साइन ले लेंगे, बस इतनी सी बात करेंगे। और विलियम थर्ड चूंकि वो आया बंदा, उसने कहा ठीक है आप मुझे राजगद्दी तो दे रहे हो, तो इसने भाई ने कर दिया यहाँ पे साइन, और ये रूल हो गया पारित। अब यहाँ पे इंग्लैंड की लास्ट स्थिति 1689 के अंदर क्या बनती है कि नाउ इंग्लैंड इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहां पे संविधान भी है और जहां पे मोनार्की भी है, उस प्रकार की सिचुएशन चलती है, और 1700 तक इसी प्रकार का मामला चलता है जी। अब आगे क्या है क्या नहीं है, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और क्या क्या चीजें नहीं होती हैं, वो सब आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपको करना क्या है, बड़ा छोटा काम करना है। पहली चीज तो वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताना है, चाहे आप 10 लोग देख रहे हो, 20 लोग देख रहे हो, 50 लोग देख रहे हैं, प्लीज कमेंट जरूर करके बताएं कि भाई ये चीज ठीक है, नहीं है, अच्छा है, बुरा है, जो भी जैसा आपका ओपिनियन हो वो मुझे अच्छा लगता है। सेकेंड चीज, डू शेयर दिस चैनल, ठीक है, क्योंकि ये जो कंटेंट है ये बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में है, दिस इज इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, तो लोगों को पसंद आए, लोगों के पास पहुंचे, और स्टूडेंट्स जुड़े मेरे से, मेरी कुछ चीजें, मेरे में जो कमियां हैं वो मुझे पता चले, मैं को अच्छा मटेरियल आपको दे सकूं, ये मेरी कोशिश हमेशा रहती है, और वो आप तक पहुंचे वो चीज, ऐसा भी हो और आपकी नॉलेज इंक्रीज हो, तो ये चीज जरूर करें आप। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।